गोपी चंद चौधरी और मैं मेडिकल में जॉब करता हूँ पिछले 35 साल से और पार्ट टाइम खूबसूरत से प्यारे से बिजनेस को बिल्ड करता हूँ। हम्म। देखिए, आज जनरल बात करेंगे हम सेहत को लेकर। सेहत एक बड़ा कंसर्न है आज की तारीख में। रियलिटी ये है कि जिसे देखो वही इंसान किसी ना किसी चीज से, या तो वह खुद या उसके परिवार में कोई एक सदस्य उसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा लेके जा रहा है। सवाल ये नहीं कि पैसा खर्च होता है इलाज कराने में। सवाल ये, घर का एक भी सदस्य अगर बीमार हो गया तो सभी घर वाले लोग चिंतित हो जाते हैं। सभी का इस पर इस बात का सभी की सेहत पर एक दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हर दिन आपके शहर में कहीं ना कहीं आप देखोगे कोई ना कोई एक हॉस्पिटल या दो हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा होगा। और देखते देखते आपके देखते देखते जिस हॉस्पिटल में बहुत कम संख्या होती है वहां भीड़ बढ़ती चली जाती है। फिर एक नया हॉस्पिटल खुल जाता है, फिर एक नया खुल जाता है। ऐसा क्या है कि पेशेंट की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब एक इंसान बीमार होता है तो उसे यही नहीं पता होता कि मैं किस तरह की बीमारी की चपेट में आ गया। देखिए, दो तरह की बीमारी होती है। एक होती है जिनके लिए जिम्मेदार है कोई ना कोई, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोई जर्म्स हो, चाहे फंगस हो, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये पता चल जाए कि किस चीज से बीमार है तो उसका इलाज भी, सॉल्यूशन भी है और उसका ट्रीटमेंट भी बना हुआ है। लेकिन कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए कोई दवा रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली इंसान जाएगा तो एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर वो लगातार उसके पीछे एक और जाएगा, उसके पीछे एक और जाएगा। इस तरह की बीमारियां जो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ती उन्हें लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। उनका संबंध किसी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म से नहीं होता। उनका संबंध हमारे रोजाना की दिनचर्या से होता है। हम किस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, हमारा तरीका क्या है, हमारा रहने का तरीका क्या है, सोने का तरीका क्या है, जागने का तरीका क्या है, हमारा खाने का तरीका क्या है, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब चीजें हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। और इस तरह की जो डिजीज, जिन्हें लाइफ स्टाइल डिजीज का आप नाम देते हैं, ऑल आर डिसऑर्डर्स, ये डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है। जो हमारे शरीर के फंक्शन को एक बार डिस्टर्ब हो गया तो बीमारी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से आई जाती है। इस तरह की बीमारियों में ज्यादातर नाम जो आज की तारीख में देखते हैं, जिससे देखोगे वही हाइपरटेंशन का आपको बहुत पेशेंट मिल जाएगा। हर पांचवा चौथा व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार है। डायबिटीज, अभी 13 करोड़ भारत के अंदर है। 13 करोड़ लाइन में लगे हुए हैं जो प्री डायबिटिक है, जो बहुत जल्दी डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। थायराइड है ना, और ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। इंसान को पता ही नहीं होता कि स्ट्रेस क्या है। उसे ये नहीं पता होता स्ट्रेस क्या। वो सोचता है मैं तो मस्त रहता हूँ जी, मुझे तो स्ट्रेस है ही नहीं। स्ट्रेस का सीधा बता दूं, अगर आप किसी एक थॉट के बारे में बहुत ज्यादा बार सोचते हैं या बहुत ज्यादा आप चिंतन करते हैं, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, और हमारा दिमाग ये तो मशीन की तरह दौड़ता ही रहता है। पहले इंसान कहते हैं ना मस्त रहो। मस्त का मतलब है यार ज्यादा सोच विचार मत करो। लेकिन अभी इंसान खाली है तो भी सोच रहा है। अगर आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थॉट्स की, तो यू आर इन स्ट्रेस स्टेज। आप स्ट्रेस स्टेज की तरफ चल रहे हैं या उससे गुजर रहे हैं। आज की तारीख में जो हमारी हेल्थ को लेकर सबसे बड़े चैलेंज है वो क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी आज की भागदौड़ की जिंदगी। जिसे देखो वही सुबह से शाम तक, रात तक भाग ही भाग रहा है। उसका कारण क्या है कि हर इंसान अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जीना चाहता है। उसका थोड़ा कहते हैं ना भौतिक बात की तरफ रुझान हो गया है। चाहे पॉकेट अलाउ नहीं करा, लेकिन इंसान की तमन्ना तो है कि मेरा अपना एक घर हो, अच्छी कॉलोनी में हो, मेरे पास अपनी कार भी हो, मेरे पास रेंट जिस मकान में रहता हूँ एसी भी हो, फिर एक कमरे में क्यों हर कमरे में हो, बच्चे पढ़े तो अच्छे स्कूल में पढ़े। इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। और पैसे के लिए जो काम कर रहे हैं उससे उतना पैसा नहीं आ रहा। रियलिटी है कि कोई इंसान कितना भी क्यों ना कमा रहा हो, वो उससे बेटर की तलाश में रहता ही है। और जब बेटर की तलाश में रहता है तो वो और पैसे कमाने के रास्ते भी खोजता है। और हर इंसान के सामने रास्ते होते नहीं, बिखरे नहीं होते। कई लोग अपने दिमाग के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलते भी हैं। नतीजा होता है कि वो कमाने चले थे बल्कि गंवा बैठते हैं। तो ये भागदौड़ की जो जिंदगी है हमें सुकून से दूर करती चली जा रही है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, हमारी सेहत पर पड़ रहा है, हमारे रहने के तरीके पर पड़ रहा है, और साथ में हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तनाव के बारे में बात कर चुका हूँ। स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है आज की तारीख में। काश कोई ऐसी मशीन होती जो ये बता सकती है आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। हम अपनी कैलोरी बर्न करने के लिए, वजन कंट्रोल करने के लिए ना जाने क्या क्या करते चले जा रहे हैं कि ये कैलोरी बर्न हो जाए। आपको बता दूं, आप अगर 1 घंटे मुस्कुराते हैं तो आप 50 कैलोरी बर्न कर देते हैं। आप स्ट्रेस में रहने से कहीं ज्यादा
कैलोरी बर्न करते हैं मुस्कुराने में, क्योंकि आपके मुस्कुराने में सबसे ज्यादा आपके जो फेशियल मसल्स के वो एक्टिव होती है। लेकिन मुस्कुराहट तो भूल ही गए। मुस्कुराने के लिए हम कोई बहाना ढूंढते हैं, और मुस्कुराते हो अकेले में, ऐसे मुस्कुराते हैं, कई बार कोई व्हाट्सएप पे जो कह गया मुस्कुरा रहे। तो ये सब चीजें हमें तनाव की तरफ धकेल रही हैं, ना कि तनाव से मुक्त कर रही हैं। खाने का संबंध हमारा सीधा स्वाद से होता है, और जो भी हम खाते हैं हम समझदार भी हैं, जानते भी हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड हमारी लाइफ से एकदम दूर हो गया है। अब जो खाते हैं जिसे मानते ही अच्छा है, वह किसी न किसी पेस्टिसाइड की चपेट में आया होता है, उसके अंदर किसी न किसी फंजीसाइड का इस्तेमाल किया होता है। हम पैकिंग देखकर सामान का डिसीजन लेते हैं, हमें पता नहीं होता इस पैकिंग के पीछे क्या है। कई बार एक खूबसूरत सूट वूट पहने हुए इंसान के अंदर एक गंदा चरित्र का इंसान भी छुपा हो सकता है, तो हमें नहीं पता होता। सेम ऐसे ही उस पैकिंग के अंदर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली चीजें हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल ही नहीं है। हम जो फूड सामने आ रहा है उसको खाते चले जा रहे हैं, जो हम जानते हैं कि अच्छा खाना है उससे हम भरपूर मात्रा में नहीं खा पाते हैं। क्वांटिटी ऑफ फूड हमारी आज की तारीख में कम हो गई है। पहले हम देखते थे लोग 5-5 8-8 रोटियां खा जाते हैं, वो भी हाथ की। आज की तारीख में 2 चपाती इंसान खाता है, 2 चपाती 3 चपाती, और वो भी पतली पतली सी। तो जब क्वांटिटी ऑफ फूड हो गया, कम हो गया, तो उससे मिलने वाली न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये तो सीधी सी बात है। खाने में से ही तो पोषण मिलेगा ना। जब आप खा ही कम रहे हैं और वो भी अच्छी क्वालिटी नहीं खा रहे, तो पोषण की डेफिशिएंसी तो होगी। अगर हमारे शरीर में किसी तरह से पोषण की डेफिशिएंसी होती है तो वो आज असर नहीं डालेगी आप पर, लंबे टाइम तक ऐसा होता है, तो वह हमारे शरीर पर सीधा सीधा दुष्प्रभाव डालने लगती है। आज ही मेरे पास एक 10 साल के बच्चे का एक रिपोर्ट भेजा था किसी ने कि सर जरा इसे चेक कर लीजिए। नो डाउट उसको जॉन्डिस था, ठीक है, पीलिया की रिपोर्ट उसकी बड़ी वैसे थी, लेकिन साथ में उसको, आजकल तो सेल्फ डॉक्टर है ना, खुद ही डॉक्टर है, तो अपनी इच्छा से उसने लिपिड प्रोफाइल जांच करा लिया था। 10 साल के बच्चे के आई थिंक जरूरत नहीं थी, किसी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया, तो उन्होंने खुद ही करा लिया। चलो ये भी करा लेते, कभी बड़े का कराया होगा तो साथ में बच्चे का करा लिया। तो उसके अंदर चौंकाने वाली बात यह कि तो उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है, तो उसके ट्राइग्लिसराइड बढ़े आए थे 10 साल के बच्चे का। हाउ इट पॉसिबल? अगर मैं इस पर बात करने लगूं तो मैं 1 घंटे तो इसी में निकाल दूंगा कि ये हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है। हालांकि मैं इस पर 10 मिनट बात करूंगा कि ये सब हो क्यों रहा है। हमें बच्चों की तरफ से निश्चिंत क्यों कि हम जांच कराते नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है। बड़ा तो चिंतित है, बड़ा पता है। यही कारण है कि जो बीमारी 60 पर आ रही थी वो 40 पर आ गई, और आज की तारीख 25 साल पर आ गई। एक इंसान जो 60 से ऊपर हार्ट पेशेंट बनना था, वही इंसान अभी आज की तारीख में 20 साल पर हार्ट पेशेंट बन रहा है, 25 साल पर हार्ट पेशेंट बन रहा है। हाइपरटेंशन जो 40 से ऊपर की बीमारी थी, वो बीमारी आज की तारीख 20 साल को हाइपरटेंशन हो रहा है। मैं एक बहुत बड़े उनको सुन रहा था, डॉक्टर साहब को। वो बता रहे थे कि अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपको साल में 3 साल में एक बार आपका ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। 25 से 40 साल के बाद बीच में 3 साल में एक बार बीपी चेक कराइए। और अगर आपकी उम्र 40 से 60 है तो आपको 3 महीने में एक बार बीपी चेक कराना चाहिए, या 1 साल में एक बार कराना चाहिए। यहाँ तो 20 साल का हर दिन बीपी चेक कर रहा है, और करे भी क्यों ना, उसका बीपी बढ़ गया, वो दवा ले रहा है। तो ये हमारे जीवन पर आज की तारीख में सीधा सीधा इनका फर्क पड़ रहा है। और पैक्ड फूड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। थोड़ा कुछ लगा नहीं, तो एक पैकेट ले लेते हैं। देखिए, पैक्ड फूड इंसान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं थोड़ा टफ बोलता हूँ, कोशिश करूंगा सॉफ्ट बोलूं, क्योंकि बात आपकी सेहत से है ना। आपको जो अच्छा लगे, मैं वह बोलने में विश्वास नहीं करता। जो आपके लिए जरूरी और उचित है वह अगर बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। और चूंकि वह आपके आज के थॉट से मिसमैच हो सकता है, इसलिए आपको बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं। बट सच्चाई है कि यही बातें आपकी जिंदगी को मिठास से भर सकती हैं। जितने भी पैकेट में फूड आते हैं उनके अंदर उन फूड को प्रिजर्व करने के लिए किसी ना किसी प्रिजर्वेटिव का सपोर्ट किया जाता है। किसी भी चीज को क्रंची बनाने के लिए उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो ऑयल मोस्टली पाम ऑयल होता है। जैसे कि बिस्किट के अंदर जितना बिस्किट कुरकुरा होगा, उसके अंदर उस मैदा को कुरकुरापन लाने के लिए उसके अंदर डाला जो गया है, वो डाला गया है पाम ऑयल। उसी से क्रंचीनेस आती है, खस्तापन जो आता है। कोई भी पैक्ड फूड है उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, दैट इज सोडियम। उसमें एक्सेस साल्ट डाला गया है, उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें एक्सेस शुगर किया गया है, डाला गया है। और आज थोड़े जागरूक हो गए लोग, इसलिए वो शुगर एडेड ना करके उसके अंदर और शुगर के नाम डाल दिए जाते हैं। जितने भी सिरप आते हैं उनके अंदर हाई शुगर होता है। जितने भी पैक्ड आपके ड्रिंक्स आते हैं उनके अंदर बहुत हाई शुगर होता है।
ये सब चीजें आपकी सेहत के लिए, सेहतमंद बनाने में मदद नहीं करती हैं, सेहत को खराब करने में मदद करती हैं। हम एक सेकंड में बात कर देते हैं हमारे बुजुर्गों की, वो तो ये करते थे, वो करते थे, वो कुछ भी करते थे, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे, कुछ भी करते थे, पैकेट फूड उपलब्ध ही नहीं था। ठीक है, आज हम कदम गिन गिन के तो कदम चल रहे हैं, 10,000 हो गए, 5,000 हो गए, 4,000 हो गए। अरे आपके कदम गिनने से क्या लिंक है? जैसा कैलोरी कितनी बर्न हो गई, हम कैलोरी को देख रहे हैं, घड़ी बांध लेते हैं, वो हमारी कैलोरी बताती है। आपको कैसे बताऊं कि कैलोरी होती कहाँ है? आपने पता कैसे लगा लिया? जब आप एक चम्मच शुगर लेते हैं तो उसके अंदर आपने गूगल पर डाला कितनी कैलोरी है, कैलोरी है, पर कैलोरी दो सोर्स से आ रही है आपके अंदर। एक सोर्स अंदर ग्लूकोज है, दूसरा सोर्स अंदर फ्रक्टोज है। ग्लूकोज की कैलोरी आप बर्न कर लेंगे, फ्रक्टोज कैलोरी तो स्टोर हो जाएगी ना आपकी, बर्न ही नहीं होगी। तो आपने तो कैलोरी पढ़ ली। कदम नाप नाप के चल रहे, पहले आदमी कोस में चलता था, आज हम किलोमीटर में चलते हैं। जब आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो 15 से स्टेप पूरे हो जाते हैं आपके। मैंने 10,000 कदम पूरे कर दिए, क्या कर दिया आपने? तीर चला दिया क्या? 10,000 कदम पूरे कर दिए, 6 किलोमीटर से 2 कोस बनता है मात्र। पहले आदमी 5-5 कोस तो यूं ही चला। हर बस चले ना, तो बेड से उतर के जो टॉयलेट अटैच बना हुआ वो भी स्कूटर से जाए हम, वो तो हमारा बस नहीं चल रहा है। वॉकिंग सिस्टम बिल्कुल बंद, मतलब सब कुछ हमें बेड पे चाहिए, मूवमेंट बॉडी के है ही नहीं, है ना। इस पे कभी बात करूंगा कि अगर आपकी मूवमेंट नहीं है तो ये क्या पॉसिबिलिटीज बढ़ा देगा, अगर आपके मूवमेंट आपके कम कर दिए तो आप गिन के मत चलिए, आपका शरीर है। आप तोल के खाते हैं क्या? जब थाली आती है उसमें तराजू लगा के तोलते हैं, जब तोल कर खाते नहीं है तो आप गिनकर चलते क्यों हैं? वो सब फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, हमने तो यही सुना है। इस व्हाट्सएप और यूट्यूब स्टडी जो इंडस्ट्री है, इससे थोड़ा दूर हटिए। आप फिल्टर करना सीखिए कि इसमें हमारे लिए क्या है। आप सही स्पीकर चुनना सीखिए कि सही स्पीकर कौन है, जिससे हम हेल्थ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जिसे देखो वही हेल्थ की इन्फॉर्मेशन देता चला जा रहा है, जिसे देखो वही गुरु बना हुआ है। कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है वो कर लो, और हम कंफ्यूज है, हमें ये नहीं पता हमें करना क्या है। मैं आपको एकदम साइंटिफिक और राइट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने वाला हूँ आज, जो ऑथेंटिक होगा और जो चैलेंजेबल होगा। मैं चुनौती दे रहा हूं कि वह नॉन साइंटिफिक नहीं है, इसलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप सही चुनाव करना सीखिए कि कहां से क्या चीज सीखनी आपको चाहिए। ठीक, सही जानकारी नहीं है आज हमारे पास, राइट इन्फॉर्मेशन से हम दूर हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हम जो भी बोलता है सेहत की बात करते हम मान लेते हैं यही सही है, और हमें इसी को मान लेना चाहिए। ठीक, ये हमारे लाइफ से जुड़े हुए कुछ चैलेंज है। हम दो शब्द सुने हुए हमारे, हेल्दी फूड लेना चाहिए, ठीक है ना। हेल्दी फूड का मतलब क्या है? हेल्दी फूड को मैं 3 शब्दों में समझा देता हूँ। हेल्दी फूड उसे कहते हैं जिसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होते, हानिकारक तत्व नहीं होते, ऐसे तत्व नहीं होते जो हमारे सेहत पर दुष्प्रभाव डालते हो, वह खाना हेल्दी फूड कहलाता है। ठीक, उसके अंदर पॉजिटिव हेल्दी, पॉजिटिव हेल्थ के लिए जो होते हैं एफर्ट, अफेक्ट डालते हैं, जो उसके अंदर अफेक्ट है, प्रभाव है, वो पॉजिटिव आएगा हमारे शरीर पर, नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। और ये नेचुरल होते हैं और अनप्रोसेस्ड होते हैं, उन्हें हेल्दी फूड कहते हैं, जो दुष्प्रभाव नहीं डालते। ठीक, अब हेल्दी फूड हम जानते हैं तो ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, तो हम हेल्दी तो खाते तो हैं, फिर आप न्यूट्रिशनल फूड की बात क्यों कर रहे हैं, फिर सप्लीमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो हेल्दी है वह नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन आपके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व डिलीवर कर पा रहा हो इसकी श्योरिटी नहीं है। रॉ फूड इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन उस रॉ फूड में जितने विटामिन मिनरल आपकी रिक्वायरमेंट है शरीर की, अगर वह नहीं है तो न्यूट्रिशन वैल्यू लिए हुए नहीं है। ठीक, आपके जो हेल्दी फूड है, चोकर का आटा है, मिस्सा आटा है, आप कहते हैं कि मुझे कई अनाज मिला के आप रोटी का चपाता चल रहा है, आपको कहा गया कि आज की तारीख में आप मिलेट्स खाइए, नो डाउट दैट इज वेरी हेल्दी फूड, बट उसके अंदर जितने प्रोटीन की जरूरत है क्या वो डिलीवर कर पा रहा है? ठीक, तो न्यूट्रिशनल फूड और हेल्दी फूड में डिफरेंस है। न्यूट्रिशनल फूड वह होता है जो आपकी जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन डिलीवर करने की क्षमता रखता हो, आपको जितने पोषक तत्वों की जरूरत है उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाता हो, वह खाना न्यूट्रिशनल होता है। क्वांटिटी में चाहे वो ज्यादा ना हो, बट क्वालिटी में उच्च हो। क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क यही है कि क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, वो आपके लिए हेल्दी फूड भी नहीं है और वो नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन खाने की चाहे मात्रा कम हो लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर हो। व्हाट इज सप्लीमेंट फूड? सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट जो आपके पोषक तत्वों की कमी है, आपके शरीर को चलाने के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत है वो हम बात करेंगे आगे चलकर,
उनकी जो कमी पड़ रही है उस कमी को सप्लीमेंट करने को सप्लीमेंट्री कहते हैं, और खाने से करने की प्रक्रिया को सप्लीमेंट्री फूड कहा गया है। वह सप्लीमेंट फूड जो न्यूट्रिशन वैल्यू को पूर्ति करता हो उसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहा जाता है, जो खाने की कमी में मिलने वाले पोषक तत्व कमी को पूरा करता हो। इज इट क्लियर? ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमें खाना कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। मॉर्निंग न्यूट्रिशन पर मैं मेनली बात करूंगा। मॉर्निंग न्यूट्रिशन का महत्व क्या है, क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन पर बात की जाती है? क्या न्यूट्रिशन मॉर्निंग में ही काम करेगा? न्यूट्रिशन तो कभी भी ले सकता है। क्या शरीर की जरूरत मॉर्निंग में ही होती है? क्या शाम को जरूरत शरीर की नहीं होती? आपके सारे सवाल जायज हैं और मैं इन सबसे आपकी से बातों से सहमत हूं। लेकिन एक एवरेज इंसान को आज की तारीख में 1200-1500 कैलोरी, 1200 से 1500 कैलोरी की जरूरत होती है उसके शरीर में वह ऊर्जा बनाए रखने के लिए जो दिन भर उसके काम करने के लिए जरूरी है। कैलोरी एक ऊर्जा का माप है। जब आप कुछ भी करते हैं तो आपके शरीर में जो स्टोर कैलोरी है वो बर्न होती है, तो उन कैलोरी जो बर्न हो रही है उनको जरूरत पड़ेगी, उनके लिए आपको वह खाना डालना होता है जो कैलोरी प्रोवाइड कराता होता। क्लियर? इनकी क्वांटिटी पहले 2000 थी, फिर 1500 हुई। अभी आज की सडिस्टिव लाइफ स्टाइल जो हमारी है, आरामदायक जिंदगी है, उसमें 1200 से 1500 कैलोरी मोर देन एनफ सफिशिएंट है। अभी एक्सेस कैलोरी की जरूरत नहीं है। हम अननोइंगली ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं। अगर हम ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो ये कैलोरी हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है और ये कैलोरी हमारे ओवरवेट का कारण बनती है। अब जो 12 से 1500 कैलोरी होंगी तो ये कैलोरी जलती कब कब है? हमें कब ज्यादा कैलोरी बर्न करनी होती है? जब आप मूवमेंट करते हैं, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब आप बात करते हैं, जब आप चलते हैं, तो आपकी शरीर की ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। लेकिन जब आप बैठे रहते हैं, सांस लेते हैं, तो आपकी शरीर की कम कैलोरी बर्न होती है। सुबह जब आप जगते हैं तो जागते ही आपके शरीर में हलचल शुरू होती है, आप चारपाई छोड़ते हैं, आपका मूवमेंट शुरू होता है। इन मूवमेंट के लिए आपके शरीर में से कैलोरी होनी चाहिए। इसके लिए अगर कैलोरी कम होंगी तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आप नहाते हैं, आप चलते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप पैदल चलते हैं, आप बाइक चलाते हैं, आप झगड़ा करते हैं, आप गुस्सा होते हैं, आप बोलते हैं, इन सब में कैलोरी बर्न होती है। और चूंकि दिन निकलने से लेकर शाम तक हमें ज्यादा कैलोरी की जरूरत सुबह से लेकर शाम तक की होती है। रात में तो हम सिर्फ सोते ही तो हैं। रात में सिर्फ सांस लेनी है आपको, और शरीर का जो इंटरनल प्रोसेस चल रहा है उन सब के लिए बहुत कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। दुर्भाग्य से हम लोग रात के टाइम ज्यादा कैलोरी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं। जब भी पत्नी बहुत ज्यादा खुश होती है तो खुशी में वो आपसे एक सवाल करती है, आज शाम को खाने में क्या बनाऊं? और जो स्पेशल बनता है वो हाई कैलोरी फूड शाम को ही बनता है, जबकि आपको सिर्फ सोना ही था। आपकी जरूरत की जो 1500 कैलोरी में एवरेज लेके चल रहा हूं उसका 750 से 800 कैलोरी सुबह चाहिए आप, क्योंकि पूरा दिन आपके सामने है। आपके शरीर को चलाए रखने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी का सोर्स आप सुबह इस बॉडी को देंगे। क्लियर? दोपहर के टाइम में आपको अपनी बॉडी की जरूरत का 25 से 35% कैलोरी की जरूरत होगी। दोपहर का मतलब 4 बजे के आसपास, जैसे 2 बजे 3 बजे, आप कोई भी लंच का टाइम कह लीजिए, वो रिक्वायरमेंट आपकी। क्योंकि उसके बाद आपके पास 6 ही घंटे बचे। मान लेते हैं आपने 1 बजे लंच किया, तो अगले 5 घंटे 6 घंटे बाद तो आप वैसे बिस्तर में रिलैक्स पोजिशन में आने वाले हैं। भाग दौड़ और ये सब आपकी कम होने वाली है। तो सुबह की बची हुई कैलोरी और दोपहर को उसमें एड ऑन कर दी कैलोरी, वह आपकी रात तक के लिए सफिशिएंट है। रात में आप सिर्फ सोएंगे, सांस लेंगे, सांस लेने में 200 कैलोरी से ज्यादा बर्न नहीं होती आपकी। 200 से 300 कैलोरी मोर देन एनफ है, वो रात को चाहिए। वो कैलोरी आपको रिपेयरिंग के लिए नहीं चाहिए। बॉडी रिपेयरिंग के लिए कैलोरी की जरूरत नहीं होती। आपकी एनर्जी जो बर्न होगी वो आपकी होगी रात में। एक करवट बदल लिया आपने, थोड़ी सी कैलोरी लग गई, बाकी सांस चल रही है और ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके लिए मिनिमम कैलोरी चाहिए आप। क्लियर? ज्यादा कैलोरी की जरूरत आपको सुबह है, इसलिए खाना आप सुबह ज्यादा लेंगे। ज्यादा लेंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसके फोर्स से जाएगी आपको। जब आप कैलोरी बर्न होगी तो ड्राई कैलोरी बर्न नहीं करेंगे आप कैलोरी बर्न करेंगे तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो चलता है, जो ऊर्जा एनर्जी पैदा करता है। वो खाने को तोड़ने से एनर्जी पैदा होती है। ग्लूकोज में बर्न होने की प्रक्रिया, रोटी खाई सीधा ग्लूकोज बन गया, ऐसा नहीं है। हजारों लाखों केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब जाके आपको ग्लूकोज मिल पाता है। और वो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको चाहिए न्यूट्रिशंस।
वह जो पोषक तत्व जो उस खाने में उपलब्ध है। आपने जो कैलोरी, खाली सूखी कैलोरी ली, तो आपका, जैसे बाइक के अंदर आपने सिर्फ पेट्रोल तो डाल दिया, लेकिन उसके अंदर ब्रेक ऑयल का ध्यान रखा, उसके अंदर ऑयल का ध्यान रखा, तो इंजन, उसका इंजन ही खत्म हो जाएगा ना। तो उसका क्या करोगे आप? तो ऐसी जब कैलोरी बर्न हो रही, तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शंस की प्रक्रिया जो चल रही है, उनके लिए कुछ पोषक तत्व भी लग रहे हैं हर सेकंड। सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे छोटी इकाई को हम बोलते नहीं है। हर क्षण हमारी बॉडी में प्रोसेस चल रहा है, हमारी बॉडी में बियर एंड टीयर चल रहा है। हर क्षण हमारी बॉडी में बियर एंड टीयर चल रहा है। सेल्स टूट रही हैं, बन रही हैं, ये करोड़ों की संख्या में होती है। आपकी सेल टूट कर आपकी ऊपर आ रही है, स्किन के ऊपर आ रही है, डेड स्किन कहते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। शरीर के ऑर्गन काम कर रहे हैं, शरीर अपने केमिकल रिलीज कर रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। ये पूरा सिलसिला जारी है। ये ऐसा नहीं होता कि दिन में ज्यादा होगा रात में कम होगा, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। रात में रिपेयरिंग सिस्टम बढ़ जाएगा, लेकिन जब पूरे दिन चलेगा तो न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी में पूरे दिन सस्टेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने सुबह खाया, ये प्रोटीन स्टोर नहीं होता। हमने मानते, मैं एग्री करता हूँ, प्रोटीन स्टोर नहीं होता, ये कभी भी स्टोर नहीं होगा। तो फिर आपने कैसे मान लिया जब स्टोर ही नहीं होता तो ये 24 घंटे चल जाएगा आपको सुबह का? ये घड़ी से नहीं चलता है। सुबह 8 बजे खाया तो कल 8 बजे तक चलेगा? नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको ये समझना होगा कि राइट डोज क्या होती है न्यूट्रिशन की, जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए। ठीक। तो 24 घंटे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसका बड़ा पोर्शन, अप्रोक्सीमेट 50 to 60% सुबह मिलना चाहिए बॉडी को। बचा हुआ आपका जो 50% है उसका 30 से 35% दोपहर को मिलना चाहिए, और बचा हुआ 15 से 20% रात को मिलना चाहिए। इसलिए हैवी फूड की रिक्वायरमेंट आपको सुबह की होती है। क्यों होती है आपको? मॉर्निंग न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है? मॉर्निंग न्यूट्रिशन में इसलिए नाम ले रहा हूं कि हम न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। बाकी मान लीजिए सुबह के ब्रेकफास्ट मान लीजिए, या फर्स्ट फूड मान लीजिए, पहला आहार जो आप इस शरीर को देते हैं, ऐसा मान के चलिए ये क्या होना चाहिए। क्या आपको कोई रोटी नहीं खानी है, चपाती? आपको पूरा कंप्लीट फूड लेना है, सिर्फ सप्लीमेंट नहीं लेने हैं। लेकिन सप्लीमेंट क्यों आपको एड ऑन करने होंगे, वो मैं थोड़ा बात करूंगा आगे चल के। ठीक है ना? तो उससे आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमें सप्लीमेंट देना है, हमें और कुछ नहीं खाना, पराठा नहीं खाना, रोटी नहीं, नहीं, सब कुछ खाना है आपको। एक कंप्लीट फूड देना है उस बॉडी के लिए। हम रात भर जब सोए थे तो हमारी बॉडी से एनर्जी डिप्लीट हुई थी। हमने अपने खाने को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि रात होते होते हमारी बॉडी की एनर्जी जो हमने दी थी वो बॉडी ने यूटिलाइज कर ली। सुबह हमारी बॉडी से एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है। तो जैसे ही आप पहला फूड देते हैं तो वो एनर्जी रिप्लेसमेंट का काम करेगा। वह क्या देगा? बॉडी को एनर्जी रिप्लेस करेगा। तो पहला काम है मॉर्निंग न्यूट्रिशन का, मॉर्निंग फूड का आपका, दैट इज एनर्जी रिप्लेसमेंट, डिप्लीटेड एनर्जी को रिप्लेस कर देना। अगर आपने सुबह मॉर्निंग में न्यूट्रिशन नहीं दिया तो आप दिन भर थके हुए महसूस करेंगे, क्योंकि एनर्जी आपने इस तरह से साइंटिफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि अब एनर्जी चाहिए इसको। अगर अदरवाइज क्या होगा? आप थकान से भरे रहेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, आपका काम में मन नहीं लगेगा। दूसरा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट। ये मेटाबॉलिज्म है क्या? बीएमआर कहते हैं इसे। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी शिथिल अवस्था में कितनी कैलोरी कंज्यूम करती है, और शिथिल अवस्था में जो कंज्यूम करती है वह हमारी बॉडी का इंटरनल प्रोसेस जो चल रहा है उसमें कैलोरी कितनी यूटिलाइज कर रही है। अगर बीएमआर कम है तो इसका मतलब है कि कम कैलोरी कंज्यूम कर रही है बॉडी, और कम कैलोरी कंज्यूम कर रही है शिथिल अवस्था में, तो ऑब्वियसली हमारे फंक्शन प्रॉपर नहीं है। हमारे ऑर्गन एनर्जी को बर्न नहीं कर पा रहे हैं, और बर्न नहीं कर पाए तो हमारे जो ऑर्गन है वो शिथिल होने लगे हैं, उनकी फंक्शन कम होने लगा है। जब उनका फंक्शन कम होगा तो उनकी वजह से बीमारियां आने लगेंगी। जैसे कि थायराइड का फंक्शन कम हुआ तो ऑब्वियसली आप थायराइड, हाइपर और हाइपोथायराइड, थायराइड के शिकार हो जाएंगे, आपको थायराइड का कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा। आपके पेनक्रियाज का फंक्शन कम होने लगा तो ऑब्वियसली आप डायबिटिक पेशेंट बन जाएंगे। आपके लिवर का फंक्शन कम होने लगा तो आपका लिवर फैटी हो जाएगा। तो ये बीएमआर कम हो जाता है आपका। ये ज्यादा होगा तो होगा क्या? हम सोचते हैं बीएमआर सब खाना कितना पच रहा है, नहीं, उसका खाने से संबंध नहीं, उसका एनर्जी से संबंध है। जब कम कंजप्शन करेगा तो कैलोरी रुकने लगेंगे शरीर में, जो कि आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आपकी बॉडी, जब आप एक्शन कर रहे हैं तो आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, जब आप एक्शन नहीं करते बॉडी मिनिमम कैलोरी तो बर्न करेगी ना। जो मिनिमम कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है आपकी। कितनी कैलोरी बर्न करती क्या है ना? तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मॉर्निंग प्रॉपर न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, इसको बढ़ा देगा।
जिससे आपके सभी ऑर्गन ठीक से प्रॉपर अच्छे फंक्शन में रहेंगे। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बेशन कैपेबिलिटी है बॉडी की, वो सबसे हाई होती है मॉर्निंग में, क्योंकि पूरी रात आपकी आंतें यहां जो खाया था वो सुबह जब आप फ्रेश होने गए थे तब बाहर जाके पूरी आंतें आपकी रेडी टू यूज है, फ्रेश हैं। अब जो भी डालोगे उसमें से एब्जॉर्बेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने दिन भर कचरा डाला, उसके बाद कुछ भी डालोगे, आपको एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, पस्ता नहीं है, डकार आ रही है, क्यों? लाइन फुल है आपकी, आपकी पूरी लाइन फुल है, सुबह ये पूरी लाइन खाली है। तो जो भी आप सुबह इसको देंगे उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू को ये एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा आपका शरीर। इसलिए राइट टाइम है इस बॉडी को सुबह मॉर्निंग में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ना कि शाम को और रात को, है ना, दिन में। मैं ये नहीं कह रहा आप सुबह नहीं ले सकते तो दिन में ना लें, वो भी बात करूंगा कि शाम को क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है, हमें वो पता नहीं होता। बस हम एक दो शब्द सीख लेते हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन सीख का सोच है मॉर्निंग में सारा ले लेंगे, पूरे दिन का स्टोरेज कर लेंगे, पूरे दिन के लिए आप कुछ भी स्टोरेज नहीं कर सकते। इसलिए आपको डिवाइडेड पार्ट में खाने की भी जरूरत होती है, एक ही बार में सब कुछ नहीं होता। जब जब आप खाना खाएं तब तब ये सुनिश्चित करें कि वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है या नहीं, हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो। अगर वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस नहीं है तो उसको जितना न्यूट्रिशन की कमी महसूस कर रहे हैं उतना उसको सप्लीमेंट कर दें। इसको बैलेंस फूड कहते हैं। अगर आपने इनको सही अनुपात में लिया तो इसे क्या कहते हैं? बैलेंस फूड। और बैलेंस फूड आपकी लाइफ को बैलेंस में रखता है, संतुलित रखता है, बीमारियों से आपको दूर रखने की क्षमता रखता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन को इंप्रूव करता है। सुबह अगर आप सही से न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करने में क्षमता रखता है। आप डायबिटिक जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। वेट मैनेजमेंट, मॉर्निंग न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस समझेंगे तो ये चूंकि आपने कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया है इसलिए आपकी बॉडी में ओवर वेट होने की पॉसिबिलिटीज घट जाती है। आपका वेट मैनेज का मतलब है आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट रहने लगता है। कई बार कहते हैं वेट कितना होना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे देता हूं, लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, योर हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 इज योर राइट वेट। आपकी लंबाई जो सेंटीमीटर में है, आप 165 के माइनस 100 कर दीजिए, आपका वजन 65 किलो होना चाहिए। ठीक। अगर आपके खानदान में किसी को भी नाना नानी ताऊ चाचा बाबा दादी किसी में से भी किसी को भी कोई भी हेरिडिटी डिजीज हुई है, चाहे वो कैंसर हुआ हो, चाहे वो डायबिटिक हुआ हो, कोई भी डिजीज हुई है, तो आपका वेट योर हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105 होना चाहिए। टोटल जो हाइट सेंटीमीटर में उसके में से माइनस 105 होने, इसका संबंध आपके एज से नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं हेल्दी एज 18 से ऊपर की कर रहा हूं, मैं 18 से ऊपर साल के जो एज है उसकी कर रहा हूं। शुरुआत के दिनों में ये मेंटेन रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम 40 क्रॉस करने लगते हैं बढ़ने लगता है। और गलत आदतें और गलत खान पान की वजह से ये काम आज की तारीख में 18 और 20 पर होने लगा है। कई बार कहते हैं साहब एज बढ़ती है तो वजन बढ़ता ही है, क्योंकि आपका बीएमआर घट जाता है। एज बढ़ती है तो वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपको लगता है कि आप जड़ तो उतनी ले रहे हैं लेकिन उतनी फिजिकल एक्टिविटी घटने लगती है आप। ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट भी सपोर्ट करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन में क्या आता है? आपकी मेमोरी को शार्प करता है। अगर सुबह न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर नहीं दिया आपने बॉडी को तो आपकी आदत पर फर्क पड़ेगा। आपका अटेंशन प्रॉपर नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, आपका काम में मन नहीं लगता। और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी समस्या है तो आप बहुत देर तक सोच रहे हैं बट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो वो इंप्रूव होती है मॉर्निंग न्यूट्रिशन की वजह से। इज इट क्लियर? ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं आपको। लोअर रिस्क करता है ये क्रॉनिक डिजीज का, लोअर रिस्क करता है डायबिटिक टाइप 2 का, और रिस्क को घटा देता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब है आपके प्रसंचार तंत्र, एक तरह से ब्लड प्रेशर इसमें आता है, हार्ट डिजीज इसमें आती है। इन सब पर ये सीधा सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है अगर न्यूट्रिशन वैल्यू आपने समझ लिया है तो। ठीक। अब सवाल उठता है क्या लें, हम ऐसा क्या लें? आपको अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना बॉडी का वजन आपने बना लिया है, देखिए जो आपको बताया जाता है स्टैंडर्डाइज होता है वो 60 केजी मानते हुए बताया जाता है। जो भी स्टैंडर्डाइज है वो 60 केजी मानते हुए आपको बताया, 1 केजी पर बॉडी वेट 60 ग्राम, आपको 60 ग्राम मानते। अगर आपका वजन ही ज्यादा तो आपके शरीर की जरूरत भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में बढ़ जाता है। ठीक।
मैं स्टैंडर्ड देता हूं 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होती है आपकी प्रोटीन की। एवरेज लेते हुए हम इसको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन बता देते हैं। ठीक। प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हैं, आप अपने दिमाग में लेके बैठे हैं प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल। तो बहुत सारे सवालों के आंसर मैं लेके आया हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मिथ भी पैदा करते हैं और जिन क्वेश्चनों की वजह से हम इस प्रोटीन से दूर अपने आप को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितना प्रोटीन ले सकते हैं, लेना चाहिए, वो मैंने बता दिया 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा लिया तो क्या होगा? क्या नुकसान होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट भी नहीं होगा। अगर हम वे प्रोटीन लेते हैं तो क्या उसकी भी यही डोज है? नहीं, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उसकी डोज है। इसलिए अगर आप वे प्रोटीन को चुनते हैं तो वे प्रोटीन का आपको जो लेना होगा वो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना होगा। क्या वे प्रोटीन पूरा मसल्स बिल्डिंग के लिए ही जरूरी है, मसल्स बिल्ड करता है? जी नहीं, वे प्रोटीन का 17 से 20% हिस्सा मसल्स बिल्ड करता है, बाकी के प्रोटीन की वही जरूरतें पूरा करता है जो आप ऑल प्लांट प्रोटीन से पूरा करना चाहते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, मसल बिल्डिंग प्रोसेस में है, तो आप वे प्रोटीन का चुनाव कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट के स्थान पर क्या सिर्फ खाने से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। आप सप्लीमेंट को स्किप कर सकते हैं, बशर्ते आप ये जान लें कि कितना खाने से क्या मिलेगा। मोटा मोटा जो हम खाते हैं वही बता देते हैं। 100 ग्राम जब आप दाल लेते हैं तो आपको मात्र 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। जी, क्या हम नॉन वेज हैं तो नॉन वेज में तो खूब प्रोटीन होता है? हाँ, खूब होता है। कितना होता है बता देता हूँ। 100 ग्राम चिकन में भी 20 ग्राम प्रोटीन होता है। चाहे आप 100 ग्राम दाल का चुनाव करें या 100 ग्राम चिकन का चुनाव करें, दोनों में सेम प्रोटीन होता है। लेकिन फर्क क्या है, क्यों कहा गया है कि कौन सा प्रोटीन का चुनाव करें? अगर आप 20 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो आपको उसके अंदर लेस कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है, लेकिन आपको फैट ज्यादा मिलता है। वहीं आप 20 ग्राम 100 ग्राम दाल लेते हैं तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन उसका बचा हुआ 50% यानी 70 से 80 ग्राम आपको उसके अंदर कार्ब मिलते हैं, हाई कार्ब्स मिलते हैं। इस हिसाब से आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपको लगभग 3 से 4 ग्राम खाना होगा दाल। सब रोटी भी तो खाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 100 ग्राम जब आप गेहूं खाते हैं तो आपको मात्र 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप 80 ग्राम के जीते जागते तंदुरुस्त हष्टपुष्ट इंसान हैं तो आप सिर्फ रोटी, पहले तो सब सिर्फ रोटी रोटी खाते थे, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, रोटी मैंने कहा भी था रोटी खानी चाहिए आपको। पहले लोग 8-8 7-7 रोटी खाते थे। अगर आप रोटी से 80 ग्राम के हैं लेना चाहते हैं तो आपको कितना खाना होगा? 7 से ग्राम, 8 7 56 है ना, 8 लगभग 7 से ग्राम, 7 से 8 से ग्राम सीधा गेहूं खाइए आप। लेकिन ध्यान रखिए कि 100 ग्राम जब आप खा रहे हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन तो मिल रहा है आपको, 80 ग्राम सीधा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है आपको। तो 7 से ग्राम में 56 ग्राम कैलोरी भी ले गए आप। उन्हें जलाने के लिए पहले लोग पैदल चलते थे, पहले लोग फिजिकल एक्टिविटी करते थे, फावड़ा चलाते थे। अगर जानवर है तो उसका चारा भी हाथ से कूटते थे। सारे काम के लिए बहुत सारी कैलोरी चाहिए थी उन्हें। आज की तारीख में तो वो कैलोरी बर्न करने का ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। हमारी डाइट घट गई, मैं पहले बात की थी, हमारी क्वांटिटी घट गई है। पतली पतली 2 रोटी खाते हैं, ले दे के उनमें दोनों रोटी मिला के 4 ग्राम प्रोटीन मिला है आपको। दाल रोटी का मुकाबला नहीं, मैं एग्री करता हूं, दाल रोटी का कोई तोड़ नहीं है आज भी। लेकिन क्या सफिशिएंट मात्रा में दाल और रोटी का? जिससे कहा गया राजमा इज मच बेटर देन दाल। क्योंकि राजमा जब आप खाते हैं तो आप कंसंट्रेट फॉर्म में खाते हैं, ठोस खाते हैं उसे, बॉईल किया आपने खा लिया। इसलिए कहा कि अंकुरित फूड ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें आप कंसंट्रेट फॉर्म में खाते हैं। दाल तो सीधा सीधा पूरा घर खा लेता है। दूसरी बात, किसी भी दाल में पूरे के पूरे एमिनो एसिड मौजूद नहीं होते। तो क्या चिकन में होते हैं? नहीं। 9 एसेंशियल एमिनो एसिड। क्यों कहते हैं कि सब दाल चावल खाओ? दाल दाल के साथ चावल क्यों रिकमेंड किया गया है? मटन के साथ, चिकन के साथ बिरयानी क्यों रिकमेंड किया गया है? 9 में से एक एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसा होता है जो दाल में नहीं होता, कम होता है, तो वो कंप्लीट नहीं करता। वो जो कम होता है वो चावल में मौजूद होता है, लेकिन जो दाल में होता है उसमें से एक कम चावल में होता है। जब आप दाल और चावल, हमारे बुजुर्गों ने बड़े सोच समझ के खाना बनाया गया, तो दाल चावल दोनों मिलाकर खाते हो तो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड कंप्लीट कर लेते हो, बशर्ते उतनी मात्रा में आप खा रहे हो। जो 9 में से एक एसेंशियल एमिनो एसिड कम होता है आपके चिकन के अंदर, जिसकी पूर्ति आप चावल के साथ कर लेते हैं। तो हम सही तरह से चुनाव करना नहीं जानते।
इसलिए हम यूं ही उल्टा सीधा चल रहे हैं। बातें सीख तो लेते हैं, ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। मैं सलाद खाता हूं, 1.5 खीरा खाते हैं आप। आपकी बॉडी वेट का 10%, 80 किलो के तो 8 से ग्राम सलाद खाना है आपको। लेके बैठे हो 100 ग्राम के खीरा को, मैं सलाद खाता हूं। सलाद का मतलब बता देता हूं आपको। ग्रीन लीफ को सलाद की डेफिनेशन में रखा जाता है। आपका खीरा सलाद नहीं है, रॉ फूड है ये। सलाद लीफी को कहते हैं। सलाद उसे कहते हैं जो आपको सुनिश्चित करे पूरे दिन के लिए 35 ग्राम फाइबर आपको मिल जाएगा, उसे सलाद कहते हैं। सलाद में आपको 3 से 5 तरह के हरे रंग की पत्तियां चाहिए उसमें। वो पत्ती तो हम निकाल देते हैं, धनिया का एक पत्ती डेकोरेशन के लिए आया, उसमें उसमें कितना फाइबर समझ के बैठे हैं आप। तो हम, नतीजा क्या होता है जब हम वो नहीं लेते, तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल नहीं मिलते। क्या होगा उनसे, वो भी थोड़ा बात करेंगे। विटामिन मिनरल अगर कम हुआ तो क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्या हम कितना प्रोटीन लें। लगभग लगभग लोगों के सवाल होते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है। देखिए, ये बॉडी टू बॉडी है, ये थंब रूल नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप 3 to 6 पार्ट में डिवाइड करें। आपकी मशीन इतनी छोटी है जो ब्लोटिंग क्रिएट कर देती है। कुछ लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। जैसे मैं मैक्सिमम डोज अपनी चेक कर चुका हूं, मैं 60 ग्राम इन सिंगल डोज प्रोटीन लेता हूं तो मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं होती। ये मेरी बॉडी की एक तरह से मशीनरी है। प्रोटीन के प्रति मेरी बॉडी का अपना यूटिलाइजेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 ग्राम ले सकते हैं या मैं डेली 60 ग्राम लेता हूं एट ए टाइम, नहीं। मैं जो लेता हूं वो 3 चम्मच, मैं पूरा बताऊंगा मैं क्या लेता हूं और आपको कितना लेना चाहिए। आपकी जरूरत के हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा आप 40 से 50 ग्राम रिप्लेस करें। 40 से 50 ग्राम रिप्लेस करें। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इससे किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है तो डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट। आप ऐसा चलिए कि आप बाइक पर सफर कर रहे हैं तो कैपेसिटी 2 की है, लेकिन आप एक ऑटो से चल रहे हैं तो कैपेसिटी 3 की हो जाती है। आप अगर एक कार में चल रहे हैं तो कैपेसिटी 5 की हो जाती है। ऐसी आपकी कैपेसिटी है उस डाइजेस्ट करने की प्रोटीन की। तो आपकी मात्रा को आपको डिवाइडेड पार्ट में कर देना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं है ना। क्या हम बीमारी है तो वही बता दूंगा किस बीमारी में आपको छोड़ना है किस में नहीं छोड़ना है। ठीक। आपको मिनिमम एक एवरेज 25 ग्राम प्रोटीन एक बार में आप आसानी से आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, जो कि हमारे 3 चम्मच में मिलता है। एक चम्मच में हमारा 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। टोटल वेट उसका 10 ग्राम है जिसमें प्रोटीन 8 ग्राम। तो जब आप 3 चम्मच लेते हैं तो 1 to 3 स्कूप लिखा हुआ है, एक एक चम्मच दिन में 3 बार नहीं है। उसका मतलब है 3 चम्मच एक बार में आप ले सकते हैं। ठीक। 3 to 4 5 6 डिवाइडेड डोज आप अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिए। ब्लोटिंग का दूसरा कारण आपका गट हेल्थ का भी डिस्टर्ब होना है। आपकी अगर गट हेल्थ सही नहीं है तो आपको ब्लोटिंग की कंप्लेंट होगी। उस गट हेल्थ की सही करने के लिए आपको गट हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है, जो मैं आगे चल के आपसे बात करने वाला हूं। क्या प्रोटीन मसल्स बिल्डर के लिए लेना चाहिए। जैसा मुझे तो मसल नहीं बनानी, मेरी तो उम्र 60 साल हो गई, मैं भी प्रोटीन लूं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मसल्स बिल्डिंग के लिए ही प्रोटीन लिया जाता है। प्रोटीन आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। आपकी मसल्स को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। मसल्स बनाना और मेंटेन करना, जो मसल्स हैं वो भी तो मेंटेन होंगी ना। उसके लिए प्रोटीन जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। वाई, आपकी बॉडी में हर सेकंड जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी चल रहा है आपके शरीर में, प्रोटीन की हर चीज की जरूरत है। जैसे कि आपकी मसल्स काम कर रही हैं, आपकी स्किन बन रही है, स्किन आपकी डैमेज हो रही है, आपकी हेयर बन रहे हैं, हेयर डैमेज हो रहे हैं, नेल्स टिश्यूज बन रहे हैं, ऑर्गन काम कर रहे हैं, ऑर्गन की रीजनरेशन प्रोसेस चल रहा है, इंटरनल डैमेज है उसको वो कर रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, इस सब पे प्रोटीन लगता है। अगर आपकी बॉडी को इन सब के लिए प्रोटीन की जरूरत है और प्रोटीन की कमी है बॉडी में, तो बॉडी प्रोटीन कहां से लेगी फिर। है ही नहीं। तो बॉडी प्रोटीन को मसल्स में से डिप्लीट करे, खींच लेगी। और जब मसल्स में से खींचेगी तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम होगी, आपका मसल मास कम होने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी घट जाएगी। आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, आप थकान महसूस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोटीन इसलिए माना गया है कि अगर आपके शरीर में आपके खाने से प्रोटीन कम पहुंच रहा है तो बॉडी अपनी कमी के लिए बॉडी अपने आप को मारेगी तो नहीं ना। तो आपकी मसल्स में से कौन सी मसल्स में से खींचती है बॉडी प्रोटीन, जिन मसल्स को यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया ये मसल थाई की ये काम में तो लेता नहीं है ना, हाथ की मसल ये काम में तो लेता नहीं है,
कंधों की मसल्स काम में, चलो इसमें से खींच लो। क्यों जरूरी है आपका घूमना? ताकि बॉडी को मैसेज जा सके कि मैं इन मसल्स की मुझे जरूरत है, यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में बॉडी उन मसल्स को बचा देगी आपकी। और फिर होगा कि नतीजा क्या होगा, कमी लंबे टाइम तक होगी तो जो फंक्शन चल रहे हैं वो फंक्शन प्रॉपर नहीं होंगे। नहीं होंगे तो आप उन फंक्शन की वजह से, जैसे बॉडी में रीजनरेशन प्रोसेस चल रहा है, तो वो ऑर्गन बीमार पड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से आप लाइफ स्टाइल डिजीज के शिकार होने लगेंगे। क्लियर है? बहुत ही सरल लेकिन साइंटिफिक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आसानी से आप इसका महत्व समझ सके, प्रोटीन कितना जरूरी है आपके लिए। सप्लीमेंट क्यों जरूरी है वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। क्या प्रोटीन 2 या 3 टाइम में लेना चाहिए? अच्छा है आप इसको मिनिमम 2 पार्ट में लें। सारे प्रोटीन की जरूरत को एक ही बार में लेने की बजाय सबसे अच्छा है आप इस प्रोटीन को अलग अलग पार्ट में लें। मिनिमम 2 और 3 पार्ट में ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसी रेशो में पूरी जरूरत का 60% सुबह, बचा हुआ आपका 25-30% दोपहर को, और 10 to 15% रात को। यानी कि आप 2 चम्मच सुबह और 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच रात को ले सकते हैं। 3 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को ले सकते हैं। 3 चम्मच सुबह, 2 चम्मच रात को ले सकते हैं, एज यू विश। जैसी आपके आपके शरीर की जरूरत है उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी का वेट गेन होने लग जाएगा। ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। आपकी बॉडी का वेट बढ़ने लग जाएगा अगर आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो। ठीक। प्रोटीन का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें? मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए जब आप खाने खाते हैं तो खाने में से प्रोटीन यूं ही नहीं मिलता है, सीधा लिया आपने और प्रोटीन मिल गया बॉडी को, नहीं। खाना एक लंबी प्रक्रिया से अपने आप को गुजारता है। इस शरीर को काम करना पड़ता है, शरीर के हर अंग को काम करना पड़ता है। जब आप दाल खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो उसमें से प्रोटीन को निकालने के लिए पूरे शरीर को काम करना पड़ता है। आपका लिवर इन्वॉल्व होता है, आपका इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, आपका किडनी इन्वॉल्व होता है, पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है। तब जाके उसमें से प्रोटीन को निकालता है, निकाल के उसको ब्लड में डालता है। और ब्लड फिर जब वो आपके शरीर में घूम रहा है, वो हर ऑर्गन के पास जाके कहता है, आपको देखा कि यहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है, वहां उसने डिलीवर किया, वहां डिलीवर किया। पूरे बॉडी में जो रिपेयरिंग सिस्टम चल रहा है, जहां जिस ऑर्गन की जितनी जरूरत है वो सबको डिलीवर करता चला जाता है। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन था कि 2-3 टाइम लेना चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, आपको किस तरह इसके साथ में क्या लेना चाहिए। तो जब ये प्रोसेस चल रहा है तो इस प्रोसेस को कैटालिस्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए, जैसे इंजन स्टार्ट है आपका तो उसमें पेट्रोल चाहिए ना, ताकि वो लगातार स्टार्ट रह सके। तो ये प्रोसेस कहीं धीमा ना पड़ जाए या बंद ना हो जाए, इसके लिए जरूरत होती है विटामिन एंड मिनरल्स की, जो कैटालिस्ट का काम करते हैं। और ये विटामिन मिनरल अगर कम है तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। आप न्यूट्रिशनस या एक तरह से कहिए आप बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन उनकी कमी है तो प्रोटीन कंज्यूम नहीं होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक। सप्लीमेंट में और आपको रॉ आपके खाने से मिलने वाले प्रोटीन में व्हाट इज डिफरेंस, क्या सबसे बड़ा अंतर है? जो आप ऑल प्लांट प्रोटीन लेते हैं, 2 शब्द आपने सुने होंगे। पहला है आइसोलेट। आइसोलेटेड प्रोटीन आपने सुना होगा। आइसोलेट का मतलब क्या है? जो प्रोटीन के सोर्स हमने लिए हैं, हमने उसमें से कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया है, जिससे हुआ क्या कि प्रोटीन तो मिला लेकिन कैलोरी नहीं मिली आपको। जबकि खाने के जितने भी सोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उनसे आपको प्रोटीन मिल रहा था, साथ में आपको कैलोरी भी मिल रही थी, आपको फैट भी मिल रहा था। जिन चीजों की आपको ज्यादा जरूरत नहीं थी वो तो आप हर सोर्स से जा ही रहा है। 1 कप चाय पी रहे हो तो 250 कैलोरी तो ले लिया आपने। ठीक है, जो आपको हर चीज से मिल रहा है, तो आपको न्यूट्रिशियस फूड लेने के चक्कर में, आप अपने लिए बैलेंस फूड, पोषक तत्व लेने के चक्कर में कहीं कैलोरी ज्यादा ना ले जाए, इसलिए आपको यह क्या दिया गया कि यहाँ पर उन चीजों को हटा दिया गया। इसलिए पहली चीज है हमारा ये आइसोलेटेड है। दूसरा, ये प्रोसेस्ड है। ये जो प्लांट प्रोटीन हमारा ये प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड का मतलब क्या है? जो प्रोसेसिंग बॉडी को करनी थी खाने में से प्रोटीन को निकालने के लिए, पूरे बॉडी को एंगेज होना था, वह प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये आप लेंगे सीधा आपके खाने से, आर नली से होता हुआ छोटी आंत में जाएगा और वहां से सीधा कहां जाएगा? ये ब्लड में चला जाएगा। वहां से क्या गया? थ्रू लिवर, ब्लड में चला गया, लिवर गया, लिवर से किडनी में गया, लिवर के थ्रू। चूंकि टोटल प्रोसेस है, इसलिए ना लिवर को काम करना है इसमें से प्रोटीन के अमीनो एसिड को तोड़ने के लिए, ना ही आपकी किडनी को काम करना है। ऐसी स्थिति में अगर आपको लिवर की कोई डिजीज है तो आप ये वाला प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि लिवर इन्वॉल्व नहीं होता।
कि साहब लिवर के अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो हम कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं दाल मत लीजिए, क्योंकि लिवर को प्रोसेस करने में उस लिवर पर लोड आएगा, इसलिए दाल से प्रोटीन तोड़ने में लिवर पर लोड ना पड़े, इसलिए दाल को बंद कर दिया गया था। किडनी पर लोड आएगा इसलिए बंद कर दिया गया था। कई चीजों बोलते हैं प्रोटीन से रिलेटेड जो आहार है वो बंद कर देते हैं साहब, डॉक्टर साहब इसलिए कर देते हैं, वो हर ऑर्गन आपका इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हमारे प्रोटीन को में वो लिवर इन्वॉल्व ही नहीं है, सीधा वहां से गया और सीधा आपके कहाँ गया, ब्लड में, और ब्लड में गया तो ब्लड में से आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है, बॉडी में हर जगह हर ऑर्गन को पूछ रहा है, हाँ जी बताइए आपको कितनी जरूरत है, मैं डिलीवर कर देता हूँ, जहां जहां उसको जिस जिसकी जरूरत है वो सारी जगह डिलीवर करता चला जाता है। इसलिए ऑल प्लांट प्रोटीन आपको सप्लीमेंट करने की जरूरत है। आप चाहे कितना ही बड़ा प्रोटीन सोर्स है, कुछ ऐसा प्रोटीन जब आप उसके डोज को कम करते हैं, एक पूरा कंसेंट्रेट फॉर्म में आप लेते हैं, खाने से निकालने की कोशिश करते हैं और आपकी बॉडी का ऑर्गन शिथिल है, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको उस टाइम सप्लीमेंट करने की जरूरत होगी। क्लियर? क्या यूरिक एसिड में प्रोटीन ले सकते हैं? बड़ा बाहियात सवाल जो हर डिस्ट्रीब्यूटर करता है, किसने बहका दिया उनको? देखिए यूरिक एसिड का मतलब क्या है, उसका संबंध प्रोटीन से नहीं है, उसका संबंध प्यूरिन से है। प्यूरिन एक ऐसा केमिकल है, तत्व है, जो आपके प्रोटीन के सोर्स में मिलता है। जब यूरिक एसिड जिनको गठिया है उनको दाल बंद की जाती है, ना कि प्रोटीन बंद किया जाता है। चूंकि आप सप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप सोर्स ही प्रोटीन का दाल है आपके पास, इसलिए दाल को बंद कर दिया, क्योंकि उसके थ्रू आपकी बॉडी में प्यूरिन नाम का केमिकल जा रहा था, और प्यूरिन आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के स्टोरेज को बढ़ा देगा। अगर आप के अंदर कहीं भी यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम है, आप निश्चिंत होकर ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि दैट इज प्रोसेस्ड प्रोटीन, ये प्रोसेस्ड है, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। ठीक। और क्या वे प्रोटीन लिया जा सकता है? वे प्रोटीन भी प्योरिन फ्री है, आप उसे भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी कारण से रिकमेंड किया गया कि आप प्रोटीन ना लें, आपको प्योरिन, आपको गाउट है, तो आप जिम जाते हैं या मसल बिल्डिंग प्रोसेस में है, तो आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं निश्चिंत होकर, वह प्योरिन फ्री है। क्लियर? क्या डायबिटिक पेशेंट वे प्रोटीन ले सकता है, ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकता है? जी हाँ, दोनों ही प्रोटीन ले सकता है, वो वे प्रोटीन भी ले सकता है, वो ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकता है। हमारे इनके अंदर शुगर एडेड नहीं है। क्या डायबिटिक पेशेंट को शुगर से दूर रखना जरूरी है? जी नहीं, डायबिटिक पेशेंट को हर कार्बोहाइड्रेट से दूर रखना जरूरी है। कार्ब इज नेम, सेकंड नेम शुगर, कार्ब भी शुगर ही है, वो कार्बोहाइड्रेट भी शुगर में बदलता है। तो ना कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि आइसोलेटेड है हमारा, आइसोलेटेड ऑब्वियसली कार्ब फ्री है। जब आप मार्केट से कोई भी लेते हैं, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं करता, तो उसमें कंटेंट्स होता है 30%, 40%, 50%, एक्सिस 50%, वाट इज, वो शुगर है उसके अंदर। इसलिए कहते हैं कि डायबिटिक है तो आप ना लें, लिवर रिलेटेड तो ना लें, क्योंकि वो शुगर एक्सेस जा रहा है, जो एक्सेस कैलोरी के साथ साथ एक्सेस लोड भी डालेगा। सबसे बड़ी बात शुगर की नहीं है, शुगर के सोर्स की है। शुगर कोई डरावना शब्द नहीं है, शुगर आपको ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज का हमारा शरीर पहचानता है, हमारा शरीर बड़े अच्छे से पहचानता है। क्यों पहचानता है? क्योंकि हमारे हर सेल उस शुगर को, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, उसको यूटिलाइज करना जानता है, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करना जानता है। फिर चीनी की बड़ाई क्या करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो कैलोरी है वो दो सोर्स से आ रही है, सैक्राइड एंड मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, ये अलग अलग वर्ड है, इनमें मत घुसिए। इतना समझ लिए, दो पार्ट है, एक है उसके अंदर ग्लूकोज और एक अंदर उसके अंदर है फ्रक्टोज। ग्लूकोज को हमारे शरीर की हर सेल अच्छे से पहचानती है, इसलिए हर सेल उसको लेकर खुश होती है और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है। कोई भी चीज जो ग्लूकोज जनरेट करती है वह सबसे पहले लिवर में जाएगी, लिवर उसको पहचानता है कि ठीक है ये तो ग्लूकोज है भाई, इससे बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो ब्लड में छोड़ देगा, और ब्लड में छोड़ देगा तो ब्लड उसमें से एनर्जी को ले लेगा, सेल उसमें से एनर्जी को यूटिलाइज कर लेगी। बट हमारा शरीर आइडेंटिफाई नहीं करता, शरीर छोड़िए, आपका लिवर रिकग्नाइज नहीं करता है, दैट इज फ्रक्टोज। हमारा इतिहास 1.5 लाख साल का है, मानव का, मानव सभ्यता है 1.5 लाख साल से जमीन पर है, लेकिन फ्रक्टोज का इतिहास है मात्र 1000 साल का, जब वह फल खाना सीखा था, जिसे आज भी हमारा लिवर अनआइडेंटिफाइड करके रोक देता है। जैसे ही आपकी बॉडी में फ्रूट जाता है या फ्रक्टोज जाता है, फल, हर फल में फ्रक्टोज पाया जाता है, हर शुगर के अंदर, चाहे वो शहद हो चाहे वो चीनी हो, 50-50 का रेशो होता है। तो इसमें से शुगर है जो तो गया, जो ग्लूकोज है वो तो बॉडी ने छोड़ दिया, ब्लड में चला गया, फ्रक्टोज उसको रोक लिया।
अब चूंकि वह जानता है कि इस फ्रक्टोज को ये बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी, पहचानती नहीं है ना, तो लिवर उसका कुछ पोर्शन पहचानता है, और ये पहचानता है ये हानिकारक है, इसलिए उसको ब्लड में जाने से रोकता है। फिर ये इसको रोक कर क्या करता है, स्टोर करता है। और जब ये स्टोर करता है तो इसको ये एक खास फॉर्म में स्टोर करता है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। ये मिथ था, आज से 60 साल पहले ये साइंस प्रूव कर चुका था कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए, हार्ट पेशेंट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज शुगर। लेकिन शुगर लॉबी इतनी मजबूत थी कि उसने तेल को आगे कर दिया और शुगर को पीछे कर दिया। और फिर से रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि इसके लिए शुगर ही रेस्पॉन्सिबल है, ना कि ऑयल। जो हम पेशेंट बन रहे हैं, ये जो फ्रक्टोज है ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, और ये ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में बंडल के रूप में अब वो रिलीज करता है, बंडल के रूप में ट्राइग्लिसराइड के ब्लड में। जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें अलग अलग रीडिंग आती है। ट्राइग्लिसराइड अलग होता है, वीएलडीएल अलग होता है, एलडीएल अलग होता है, एचडीएल अलग होता है, आईडीएल अलग होता है। क्या है ये सब कुछ? कोलेस्ट्रॉल इज टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये ट्राइग्लिसराइड जो हुआ, ये कहता है, ये आपके ब्लड में घूम रहा है, ब्लड में जाकर आपके हर शरीर से कह रहा है मुझे यूज करो भाई, मुझे यूज करो भाई, मुझे यूज करो। और यूज करने का मतलब है आप शरीर के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि मैं यूटिलाइज हो सकूं। जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो यूटिलाइज नहीं होता, और फिजिकल एक्टिविटी करते जैसे हार्ड वर्क करते तो यूटिलाइज हो जाता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, घूमना और दौड़ लगाने में फर्क है, तो आप फल खा सकते हैं, आप शुगर को पचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी की जरूरत को पूरा करने के लिए भी फल जरूरी है, लेकिन वो उनकी मात्रा सुनिश्चित है। इसलिए कहा गया क्षारीय फल ज्यादा फायदेमंद है। क्षारीय फल के अंदर फ्रक्टोज कम होता है। वह फल जो कम मीठे होते हैं वो कम नुकसान करते हैं, उनके अंदर फ्रक्टोज कम होता है। जैसे आपको सेब कहा जाता है, खट्टे फल कहा जाता है, इनके अंदर फ्रक्टोज कम होता है, इनके विटामिन सी ज्यादा होता है, इनके अंदर मिनरल ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं आपके लिए हानिकारक जो फल होते हैं, लीची हुआ, आम हुआ, अंगूर हुआ, जिनके अंदर फ्रक्टोज ज्यादा होता है, वो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो क्या साहब ये जहर है, हम इन्हें नहीं खाएं? आप खाइए, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं तो। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो आप कुछ भी खा सकते हैं, और हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो आप इन्हें नहीं खा सकते। जैसा हमने तो इनको और खतरनाक कर दिया है। अभी अभी फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप आ गया, 100% फ्रक्टोज। कॉर्न सिरप में तो फ्रक्टोज के अलावा कुछ है ही नहीं, फ्रक्टोज सिरप आ गया। हम इसलिए मैंने अपने कॉलम में शुरू में स्टार्टिंग बात की थी, ज्ञान की कमी हमें बीमार बना रही है। ठीक, तो वो जो फ्रक्टोज है उससे हमें दूर करना है अपने आप। शुगर इसलिए कम करना है। ठीक, आपके लिए डायरेक्ट प्योर ग्लूकोज जो ग्लूकोन डी आता है वह नुकसान नहीं करेगा जितना कि आपको चीनी करेगी। सब देसी खांड ले लूं, गुड़ ले लूं, अरे भाई ये सब वही है, गन्ने का रस ले लूं, सब वही है। ठीक है ना, ये अपने आप को गलतफहमी से निकाल दीजिए, देसी खांड इज मोर बेनिफिट, नो बेनिफिशियल, दैट इज सेम हार्मफुल। इसलिए शुगर फ्री अपने आप को कीजिए। ठीक, तो ये जो हम लेते हैं उसमें से हमको अपने आप को ये समझना है कि क्यों हमारा प्रोटीन ले सकते हैं। ये इसके अंदर कार्ब नहीं है, इसके अंदर आपका शुगर नहीं है, शुगर एडेड नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्रोटीन डब्बा में बताता हूँ इसके अंदर है क्या फर्क। खास बात क्या है, एक गलत फहमी, वो साहब ज्यादा ले लिया तो स्टोर तो नहीं हो जाएगा। इस पर लिख के दिया है कंपनी ने यार, सबसे पहले यही लिखा है, इसको इंग्रेडिएंट को पढ़े तो सही आप सब पढ़े कौन। इसके ऊपर लिखा है प्रोटीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ए बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, बॉडी डज नॉट स्टोर एक्सेस प्रोटीन। ज्यादा ले गए तो भी बॉडी इसको स्टोर नहीं करेगी, ये यूरिन थ्रू निकल जाएगा। ज्यादा की चिंता वो कर रहा है जिसको ऑलरेडी डेफिशिएंसी है। आप पढ़िए न्यूज़पेपर, 74 to 85% लोग डेफिशिएंट है। प्रोटीन एक ऐसा कारण है जो आपको लाइफ स्टाइल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा। आप सिर्फ प्रोटीन की पूर्ति करते हैं और इसको बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए सफिशिएंट विटामिन मिनरल की पूर्ति कर देते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप ऐसे बच जाएंगे। देखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है, मरना तय है, सड़ना खतरनाक है। सड़ने का चुनाव, बार बार अस्पताल की रोज दवाइयां खाने से ज्यादा खाने का चुनाव आपका है। उम्र बढ़ने का चुनाव और आपको हेल्दी एजिंग का चुनाव ये भी आपका ही होगा। सांस चलते रहने का चुनाव परमात्मा ने आपको दिया है, उस चुनाव में आप हस्तक्षेप मत कीजिए, और आप कर भी नहीं सकते। इसलिए दुनिया में इस धरती पर आज तक एक भी इंसान सांस रोक के स्वेच्छा से आत्महत्या नहीं कर पाया है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में होती आप वहां भी जाके टांग अड़ा देते। जो परमात्मा कंट्रोल में, वो आप चलने दीजिए। ठीक, इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है
डिब्बे को थोड़ा पढ़िए, इसके ऊपर लिखा है 1 2 3 स्कूप ए डे, मोटे मोटे अक्षर ग्रीन लाइन लिखी है। फिर भी बार बार सवाल करते हैं, 1 चम्मच काफी है साहब, 1 चम्मच काफी है, मत लो, दे दो पैसा डॉक्टरों को। साहब महंगा बहुत पड़ता है आपका प्रोटीन। अरे हमारा तो सब कुछ महंगा है, कौन से डॉक्टर की फीस कम है? 800 रुपये यूं ही दिए जाते हैं, और जिन दवाइयों को रोजाना खाते हैं, और हर एक दवाई दूसरी बीमारी को जन्म देती है, ये भी आप जानते होंगे। नहीं साहब, वो वहां तो मेडिक्लेम करा रखा है। रोजमर्रा की डायबिटीज गोली के लिए मेडिक्लेम नहीं देता आपको पैसा। हाइपरटेंशन गोली जो आप खाते हो उसके लिए कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं बनी आज तक। अचानक से भर्ती हो गए तब मेडिक्लेम काम करती है। और मैं रोजमर्रा की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा प्रोटीन खाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, मैंने नहीं कहा कि हेड इंजरी नहीं होगी, मैंने ये कहा रोजमर्रा की जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, हेल्दी एजिंग के लिए कर रहे हैं। और आपको बता दूं, आपकी जो आदत है उनका अनुसरण आपके बच्चे करते हैं। आप मुखिया हैं, आप सही चीज का चुनाव करते हैं, आपके पीछे जो आश्रित हैं वह उन्हीं चीजों को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सही चीजों का चुनाव करना सीखें। क्या डायबिटिक पेशेंट वे प्रोटीन ले सकता है? क्वेश्चन हो गया। क्या लिवर और किडनी पर लोड पड़ता है? ये आपका अपना बनाया हुआ यूट्यूब से लिया हुआ रोजाना चुटकुले पढ़ने वाला साइंस है। इस साइंस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा कि क्या पढ़ता है, मैं सारी चीजें बता चुका हूं। आप अपने दिमाग से कुछ पैदा कर लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। अब सवाल उठता है सुबह क्या लें और कैसे लें। आपको लेना है प्रोटीन। टोटल जर्थ का जितना आपका वेट है उसका 50% पूर्ति सुबह करते हुए, स्टैंडर्ड में 60 मान रहा हूं, आप 60 ही मानिए। ज्यादा है तो आप अपना गोल बना के चलिए, मैं 60 पर लाऊंगा अपने आप, ठीक है ना। एक एक यूएस के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रवि गोड से, नाम सुना हुआ आपने कभी। वो बोल रहे थे कि लोग गलती क्या करते हैं, वजन ज्यादा होता है तो पैंट सलवाने जाते हैं कि साहब कमर बढ़ गई, वो उसके पैंट की कमर को बढ़वाते चले जाते हैं। अरे जो सही है उस साइज का पैंट सलवाओ और टांग दो। इस पैंट में शरीर फिट करना है, शरीर के हिसाब से पैंट नहीं सलवाना है, नहीं तो बीमार पड़ते चले जाओगे आप, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि आपको 60 मानते हुए अपनी जरूरत को पूरा करना सीखिए। मिनिमम 60 है आपका। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 70 से नीचे मैं अच्छा नहीं लगूंगा तो 70 मान लीजिए। उसका 60% प्रोटीन की पूर्ति आप करनी है, सारी सप्लीमेंट से नहीं करनी है। आपको थोड़ा अंकुरित दाल लेना है, अंकुरित आहार लेना है, राजमा ले सकते हैं, चावल दाल ले सकते हैं, मूंग वगैरह, चौले ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अंकुरित फॉर्म में लीजिए। थोड़ा शरीर को रॉ फूड दीजिए ताकि बॉडी अपने प्रोसेसिंग को अच्छे से कर सके। फंक्शन, बॉडी का फंक्शन चलाए रखना बहुत जरूरी है। आप चपाती लीजिए सुबह, एक चपाती खाने की आदत डालिए, नहीं खाते तो आप पराठा खा लीजिए। ऑयल में ही नहीं करा, नहीं 25 ग्राम शुगर भी अलाउ हुआ आपके लिए, है ना। आपको 25 से 30 ग्राम आपको ऑयल भी अलाउ है, ऐसा नहीं है कि ये अलाउ नहीं, सब बंद नहीं करना है। आपको बैलेंस फॉर्म रख, एक्सेस नुकसानदायक है, एक्सेस तो सोना भी नुकसानदायक है, ठीक है। अब आपने ये सब लिया तो मोटा मोटा जो आप ले रहे हैं वो बता दूं, आप 10 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं ले पा रहे, आप ले ही नहीं पा रहे हैं। चूंकि पूरे दिन की 60 70 ग्राम मानते हैं हम, तो उसका 50 से 60% पूरा करना है। इसलिए 10 ग्राम आपने ले लिया, आपने एक गिलास दूध भी लिया है, आपने थोड़ी छाछ भी लिया, दूध नहीं लिया तो आपने छाछ ली है, या आपने कुछ भी लिया है आपने, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट करना है। साथ में आपको एक गिलास शेक बनाना है अपने लिए, जो ये सुनिश्चित कर दे कि सुबह का जो हेल्थी फूड आपने लिया है वह न्यूट्रिशियस में कन्वर्ट हो सके। जो हेल्दी फूड है वो न्यूट्रिशियस फूड बन सके आपका, उसके लिए आपको 3 चम्मच यानी कि 25 ग्राम प्रोटीन, ये इसके अंदर जो चम्मच आती है 9.5 ग्राम की होती है, वैसे 10 ग्राम मान लेते हैं, 3 ग्राम लेते हैं तो 25 ग्राम मिलता है। अगर आप वेट मैनेजमेंट पर रख रहे हैं अपने आप को तो आप 2 चम्मच ये ले लीजिए और 1 चम्मच इसमें से ले लीजिए जो आपका वेट मैनेजमेंट का है। अगर आप अपने आप को इस्तेमाल करना चाहते हो तो 1 चम्मच ये ले लीजिए, आप 2 चम्मच वे प्रोटीन ले लीजिए। आप ग्रीन टी लेना चाह रहे हैं 1 चम्मच ये ले लीजिए, 2 चम्मच ये ले लीजिए, 1 चम्मच ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी का प्रोटीन रेशो कम है, प्रोटीन कम है, लेकिन ग्रीन टी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। आपको सुनिश्चित करना है 25 ग्राम प्रोटीन में बॉडी में ऐड हो जाए। क्या ये सबसे पहले लेना है? नहीं। जगते ही पहला आपको क्या करना है, आपके शरीर के अंदर और बाहर लगभग 2 किलो बैक्टीरिया निवास करते हैं, उनके लिए यही पूरी दुनिया है। जैसे ग्लोब है, पूरी दुनिया है, उसके अंदर
500-600 करोड़ लोग आवास करते हैं, ऐसे ही 2 किलो वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर पर आश्रित है, उनके लिए यही पूरी दुनिया है। उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी। जैसे प्रकृति आपका 600 करोड़ लोगों का ख्याल रखती है, ऐसे आप पर ये आश्रित है, इनका आप ख्याल रखेंगे। 50 करोड़ इसमें से आधी किलो ऊपर है लगभग, जिनका बड़ा हिस्सा आप नहाते हैं तो आप उनको खत्म कर लेते हैं, हानिकारक चले जाते हैं, और बेनिफिशियल वो फिर आपके शरीर पर जन्म ले लेते हैं। अंदर 1.5 किलो के लगभग हैं, और ये होते हैं आपकी आंत के अंदर। आंत में एक मेन चीज है, पूरा सिस्टम है, दैट इज गट। और गट को हेल्दी रखने के लिए देखिए, आप अपने आश्रित की चिंता करोगे, वो आपको दुआएं देंगे। ये तो एक कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। जो आप पर आश्रित है, आप उसे खुश रखोगे, वह आपको बहुत सारी दुआएं देगा। और कहते हैं दवाओं से ज्यादा दुआएं कारगर। आप या तो दवाओं का चुनाव कर लेना, या दुआओं का चुनाव कर लेना। चूंकि वह आपके शरीर के अंदर है, तो पहले उनकी चिंता करो, फिर अपनी चिंता करो। अपनी कौन? आप। वह इंसान जो स्वादु बन चुका है, जिसकी स्वाद पर नजर है, वो आप है। अपनी चिंता बाद में, पहले आश्रितों की। और आश्रितों के लिए जगते ही पहले उन्हें खाना दो। आपने अगर उनका ध्यान रखा, वह आपका ध्यान रखेंगे। आपने उनको हेल्दी बना के रखा, वह आपको हेल्दी बना के रखेंगे। जगते ही पहली डोज आपकी बिना कुल्ला किए हुए, दैट इज 1 ग्लास ऑफ वाटर विद फाइबर। 4.5 से 5 ग्राम आप फाइबर। अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं, तो आप कोई भी ऐसी नींबू उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज हर्बल। ये ऐसी हर्ब्स हैं जो उनको प्रिय है, उनका ध्यान रखती हैं। आपको पानी चाहिए, उन्हें भी पानी चाहिए। इसलिए कहा गया हमारे आयुर्वेद में, जगते ही सबसे पहले पानी पीजिए 1 गिलास। ठीक है ना? अब उस पानी में डालना क्या है आपको, मैंने बता दिया, आप वो डाल सकते हैं। साथ में आपको डालना है 1 ग्राम फाइबर। वो 1 चम्मच फाइबर, इसकी चम्मच जो होती है वो 4.5 ग्राम की होती है, ये वाला फाइबर। फाइबर भी दो तरह का होता है। एक तो होता है जो आपके सूथिंग एजेंट का काम करता है, वो फाइबर जिसे ईसबगोल कहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 3 टाइप ऑफ फाइबर, 3 अलग अलग तरह का फाइबर है। ये फाइबर क्या करेगा? ये फाइबर उनका अपना खाना है। उनको खाना दिया, वो खुश हो जाएंगे, वो प्रसन्न हुए। उनकी अब एक ही ड्यूटी है कि आपको स्वस्थ रखें। अब आप आराम से फ्रेश हुई, नहाइए धोइए। जब ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया, तो आप लीजिए इसमें से 3 ग्राम, 3 चम्मच प्रोटीन साथ में लीजिए। अब आपको इसमें फाइबर डालने की जरूरत नहीं है। आपको अगर उसमें मिस कर दिया, आप नहीं ले पाए, तो इसमें डालने की जरूरत है। आपको साथ में लेना है आपको एक प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या है? आपकी गलत आदत की वजह से, या किसी मेडिकेशन की वजह से, आपके बैक्टीरियाओं की संख्या कम होने लगती है, तो आप बार बार जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। आप क्रोनिक डिजीज का शिकार होते हैं। तो उनकी कॉलोनी, जो पॉपुलेशन है, वह कम ना हो जाए, उसके लिए आपको ये लेना है। इसमें दो चीजें हैं, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। एक वह है जो उनकी कॉलोनी बढ़ाता है, करोड़ों की संख्या में लाइव बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद है, वो जाते हैं और कॉलोनी में पूर्ति कर देते हैं, पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। दूसरा, उनके लिए एक दिन भर के लिए खाना, ये आपने साथ में दे दिया कि साहब आप तो कर दिए, खाना है, ये खाना है। वो था डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग है, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। ये खाना था, लेकिन ये उनको सीधा सीधा वो नहीं दे रहा था, कॉलोनी को नहीं बढ़ा रहा था। ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेंगे। और गट हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपके जो भी ले रहे हैं उसका बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेशन अच्छा रहेगा। अब आपने दे तो दिया, अब ये प्रोटीन यूटिलाइज होगा बॉडी में। ये बॉडी के हर ब्लड के थ्रू आपके हिस्से पर जाएगा, कहेगा मुझे यूज कर लो, मैं मौजूद हूं, आप कमी महसूस मत करो, मैं हूं, आप लीजिए ना। लेकिन इस काम को जब लेने की बात आएगी शरीर के ऑर्गन को, तो जरूरत पड़ेगी विटामिन एंड मिनरल की। हमारे खाने में हमें कुछ विटामिन मिनरल तो मिलते हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि कितने मिले और क्या क्या मिले। ठीक है ना? आपने अगर कुछ फल खाया, एक फल खाया है आपने, एक बनाना और शेक के अंदर लिया है आपने, तो आपको कुछ विटामिन मिनरल तो हुए हैं, नो डाउट। आपने अगर कुछ रॉ फूड में आपने कुछ खीरा खाया है, कुछ भी ऐसा खाया है, तो आपको मिले तो हैं, लेकिन श्योर नहीं है कि कंप्लीट मिले। अगर ये कंप्लीट नहीं है, तो प्रोसेस पूरा नहीं होगा। कंप्लीट करने के लिए आप लीजिए एक मल्टीविटामिन डेली, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल, 24 ऐसे विटामिन मिनरलों का समूह, जो सुनिश्चित करता है कि आपकी ये प्रोसेस नहीं रुकेगी बॉडी के अंदर। आपने अपनी बॉडी को दिया,
चूंकि आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए जो आप लेते हैं ऑयल, उनको बैलेंस करने की जरूरत है। हम लेते हैं ओमेगा 6 जिस सोर्स से भी लेते हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो 1:6 का है, 1:10 मान लीजिए। मैं कहता हूं 1:20 तक भी चल जाएगा, जो कि 1:50। उसको संतुलित करने के लिए आपको ये लेना है। मैं भी बात कर रहा था कोलेस्ट्रॉल की, कि क्यों फ्रक्टोज उसमें नुकसान कर सकता है आपको, क्यों ये ओमेगा 3 लेना जरूरी है। उसमें 3 अलग अलग चीजें हैं। पहला है एलडीएल। ट्राइग्लिसराइड में क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक टोटल नंबर है आपका। एलडीएल, एलडीएल लो डेंसिटी प्रोफाइल, चूंकि उसके अंदर ऑयल ज्यादा है इसलिए उसका डेंसिटी कम है। उसके बाद है आईडीएल, और उसके बाद है वीएलडीएल। ये ऐसा पार्टिकल जो ब्लड में दौड़ रहा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसका साइज बड़ा है, ये बॉडी में घूम रहा है, बड़ा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये जल्दी से सेटल नहीं होगा, मूव कर जाएगा, इजीली मूव कर जाएगा। आइडियल इससे छोटा है, इंटरमीडिएट डेंसिटी जो है लिपिड है आइडियल। वो क्या करेगा, वो इससे थोड़ा कम है, उसकी जमने की क्लॉट बनाने की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट है। वीआईडीएल वेरी लो, लाइक ए डस्ट पार्ट, जैसे बजरी है उसमें जो कोई भी आपने पानी के अंदर, नली के अंदर डाल रहे हैं तो मोटे कण है, वो सेटल होने की प्रेशर से जा रहा है तो कम संभावना है, लेकिन पार्टिकल बारीक होंगे वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएंगे। तो वीएलडीएल इज मोर डेंजरस देन एलडीएल। वीएलडीएल ज्यादा खतरनाक है देन एलडीएल के, क्योंकि वह पार्टिकल और ज्यादा छोटा है, और जितना छोटा होगा उसके सेटल होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जो ब्लॉकेज बनाता है। एसडीएल क्या है? हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, हाई डेंसिटी लिपिड है वो। तो ये क्या करते हैं, सबसे बड़ा है, और जितना बड़ा है सबको बाहर ले जाने की क्षमता रखता है। इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए एचडीएल 1:10 होना चाहिए। 1:6 था, 1:10 मान रहे हैं, आज मैं 20 की रिकमेंड कर रहा हूं। ये 1:85 बेहद खतरनाक है। इसको सही अनुपात आने के लिए हम इसकी मात्रा इसमें सुनिश्चित करते हैं बढ़ाने के लिए। इसलिए कहते हैं जितना एचडीएल ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अगर एचडीएल प्रॉपर है तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ वो इतना नुकसान नहीं करेगा। ये आप सुनते हैं, अपने ही सोर्स से सुनते हैं। तो आपको कितना ओमेगा बॉडी में डालना चाहिए सुबह? तो ओमेगा आपको लेना चाहिए एज योर विश, आपकी मर्जी है। इस पर लिखा हुआ है 1 से 3। 1 से 3 का मतलब एक एक दिन में 3 बार नहीं है, आप 3 लेंगे पूरे दिन में, सुनिश्चित करेंगे तो 2 सुबह डालेंगे। दोपहर में क्या लेना है ले सकते हैं, तो जो आपकी अपनी अलग से जरूरतें हैं, जो आपकी जरूरतें हैं। आप अगर किसी ऐसी लाइफ स्टाइल डिजीज में अपने आप को फंसा चुके हैं जिसके लिए आपको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप कोई भी हर्ब की जरूरत है वो आप एड ऑन कर सकते हैं। आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, आप वो एड ऑन कर सकते हैं, आप सुबह ले सकते हैं कैल्शियम एडिशनल। आपका अपना चुनाव है, आपकी जरूरत है, जो आपको रिकमेंड किया गया है आपके अपलाइन साथ बैठकर वो आप एड ऑन कर सकते हैं। क्या मॉर्निंग न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, चूंकि बड़ा हिस्सा सुबह पूरा करना है इसलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन पर बात करना। इससे यह तय नहीं होता कि शाम के न्यूट्रिशन को आप इग्नोर कर दें। न्यूट्रिशन की वैल्यू आपको शाम को भी जरूरत है। शाम को क्या लें आप? शाम को लें आप एक एबीएच लें। एबीएच और फाइबर दोनों का अलग अलग काम है। फाइबर एक झाड़ू का काम करता है, उसको पूरे इंटेस्टाइन को साफ रखता है, लेकिन एक आपका जो अंदर जो भी मटेरियल है वो मूव करता है इस तरह से। तो मूव करने के लिए मसल्स की जरूरत है, उन मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए आपका एबीएच है, त्रिफला जिसे कहते हैं, अमल की विपत्ति हरकत, दोनों का अलग अलग रोल है। अच्छा है कि आपने अगर एबीएच और फाइबर दोनों लिए हैं तो ये सुनिश्चित कर दिया है कि आपकी मसल्स भी अच्छी रहे, मूवमेंट भी अच्छे रहे और क्लीन भी रहे। ठीक, तो शाम को आप एबीएच का चुनाव कर सकते हैं, चाहे तो आप सुबह भी एबीएच ले सकते हैं। नहीं लेना चाहे सुबह किसी कारण से कि आपको लगता है सुबह इतना ही काफी है, तो शाम को 2 एबीएच लें। अगर एक सुबह ले लिया तो शाम को एक काफी है। अगर 2 नहीं लेना चाहे तो एक लें, मिनिमम लें, पर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट योर गट। ठीक, आप एक ओमेगा 3 लें, जो रेस्ट बची हुई आपकी 3 में से 2 ले ली थी, एक शाम को ले लें। फाइबर फिर से लें, चूंकि सुबह 4.5 ग्राम लिया है आपने, शाम को 4.5 ग्राम फिर लें। आपने जो रॉ फूड खाया है उससे आपको फाइबर मिल गया होगा। 35 ग्राम फाइबर की आपको जरूरत होती है, तो उसको भी हम मिनिमम सप्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वो एक एक चम्मच दिन में 3 बार आप फाइबर ले सके। 5-5 ग्राम दिन में 3 बार ले, बहुत अच्छा नहीं ले पाते तो शाम को फिर सुनिश्चित करें कि आपने फिर से फाइबर ले लिया है। 1 चम्मच मिनिमम
और 2 चम्मच मैक्सिमम शाम को प्रोटीन लें। 1 गिलास दूध के साथ ये लें शाम को। ये जो लिया है आपने, ये मिनिमम कैलोरी आपको दे रहा है। शाम का खाना 8 बजे पहले खा लें आप। जो भी खाएं वो हल्का फुल्का खाएं। कहते हैं यहां तक स्पेशल अगर खाना है घर में ट्रेंड बना दो। बीबी बेहद खुश, तो उससे कहोगे ये अगर बहुत खुश है तो ये बोल के सोया कर, बताओ सुबह खाने में क्या लोगे। तो जो आप खुशी है ना, दुर्भाग्य से सारी दावतें रात को होती हैं। सब पुराने जमाने की बात तो करते, कौन सी दावत रात को होती थी? सारी दावत दोपहर को होती थी आपकी। आज कोई दावत ही नहीं है दोपहर को। अरे क्या यार, दोपहर को सारी दावत रात को है आपको। बीमारी का हमारी लाइफ स्टाइल जो पाश्चात्य कल्चर हम अपना रहे हैं ना, यही तो बीमार कर रही है। शाम को खाने में जाते तो मिठाई का पीस भी लेंगे और साथ में हम उसमें से सारा का सारा आपका कैलोरी भरपूर है। न्यूट्रिशन वैल्यू तो न्यूट्रिशन वैल्यू का दावत वाला देगा क्यों? आप न्यूट्रिशन, किसी ने मुझे आज तक नहीं सुना मैंने जो दावत में निकल के आया मजा आ गया फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स था, क्या कहेंगे, बहुत टेस्टी था। ये जो टेस्ट है ना, यही बर्बाद कर रही है आपको। कि साहब आप ऐसे कैसे, तो उसमें मैं जानता हूँ अच्छी तरह से 40 के बाद सर टेस्ट बड़ कम हो जाती है और 60 के बाद आदमी टेस्टलेस हो जाता है। आई एम नियर 60, तो स्वाद तो महत्वपूर्ण वैसे भी नहीं रहेगा ना। इसलिए कहते हैं आपको टेस्ट कैसा लगा, बुजुर्ग इंसान से पूछे, खाना अच्छा था। क्यों? टेस्ट बड़ कमजोर हो जाती है। बच्चे की सबसे हाई रहती है, इसलिए बच्चा बहुत चूजी होता है। आपके टेस्ट बदलते 1 सेकंड में थूक देगा वो। जैसे एज बढ़ती है टेस्ट बड हाईएस्ट एक्टिव होती है आपके 18 साल में। इसलिए सबसे ज्यादा जंक फूड की तरफ भागते हैं और उसी पर रिसर्च होती है। और इसलिए एक नया टेस्ट जिन्हें आप जानते हैं, उनके अलावा एक टेस्ट लैब में तैयार कर दिया गया और जिसको अजीनोमोटो कहते हैं, जो आपको उसका गुलाम बना देता है और जिसका चाहकर भी आप टेस्ट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप खट्टा बोल देंगे, मीठा बोल देंगे, नमकीन बोल देंगे, तीखा बोल देंगे, है ना, सब कुछ बोल देंगे, बट उस अजीनोमोटो के टेस्ट को नहीं बोल सकते आप। वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। एक बार अगर आप फास्ट फूड के शिकार हो गए, आपको आदत पड़ गई, तो जैसे ठेके पर शाम को पैर चलने लगते हैं ना, ऐसे आप फास्ट फूड की तरफ जाकर ललचाने लगेगा जी। और आप एक बर्गर का पीस तो उठा ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेना है। इसमें इस सब में आपको एमबी मदद कर रहा है। इस टाइम एमबी ने आपको बहुत टाइप के डिफरेंस डिफरेंट टाइप के आपको क्या दिए, बंडल्स बना कर दिए, बास्केट दिए। उन बास्केट को आप अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं। आपको रैंडम बास्केट चुनना, ओपन फॉर ऑल। और रैंडम बास्केट है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड ओमेगा एंड फाइबर, ये 4 चीजें, वो आप आंख बंद करके चुन लीजिए। आप अलग से 3 का है, 3 का चुन लीजिए, जो आपको उचित लगे 3 चीज सुनिश्चित कर दीजिए। बाकी के एड ऑन करने की फैसिलिटी दी है आप, बाकी का आप एड ऑन कर सकते हैं। अगर आप गट हेल्थ को ज्यादा महत्व देते हैं तो आप गट हेल्थ का पैकेट उसमें से बास्केट का चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं। और अपनी बास्केट को कंप्लीट करने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से आप अन्य प्रोडक्ट एड ऑन कर सकते हैं। ये एमबे आपको सपोर्ट कर रहा है इसके अंदर। क्या होगा अगर आपने उनका चुनाव किया, तो 3-3 महीने के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। शुरू के 3 महीने में आपने लिया, टोटल बास्केट और एडिशनल प्रोडक्ट मिलाकर उनका टोटल वैल्यू लेस देन 10,000 बनता है आपका। तो आपको मिलेगा मिनिमम एडिशनल 22%, जो कि पर्क के रूप में होगा। पर्क का असली बेनिफिट ये कि आप वह भी चीजें खरीदने का ऑप्शन मिलेगा जो कि रूटीन में नहीं है आपके पास, जिन्हें एम्बे रूटीन में नहीं बेचता, स्पेशल डिजाइन फॉर यू, आप वो भी ले पाएंगे अपने लिए। ठीक है ना। इसको फिर कंटिन्यू करते हैं तो यही बढ़कर 27.5 हो जाएगा। इसको इसको फिर कंटिन्यू करते हुए 33 हो जाएगा और इसको बढ़ के करके 44। ये आपको 1 साल तक का ऑफर होगा। अच्छी बात क्या है कि इसका वैल्यू हर बार आप इंक्रीज कर सकते हैं। जब भी आप नया बास्केट चुने तो उसका वैल्यू एड आपका पहले वाले से ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको बेनिफिट ज्यादा मिल सके। अगर उसका वैल्यू पहले वाले से कम होगा चुनाव करते समय, तो आपका ये जो स्लैब है, ये स्लैब आपका 0 से स्टार्ट हो जाए। 0 का मतलब 0 नहीं होगा, 22 है। मजे की बात देखिए, हमारा 0 भी 22 से स्टार्ट होता है। क्लियर। अगर आपका टोटल बास्केट 10 to 15,000 बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको 24% से लेकर 24, फिर 30, फिर 36 और फिर 48% तक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। दैट इज वेरी गुड। एमबे अपने आप को बहुत कुछ दे रहा है। अपलाइन की तरफ से क्या मिलेगा? अपलाइन की तरफ से मिलेगा आपको राइट इंफॉर्मेशन, आपके परिवार की जरूरत के हिसाब से आपको सही न्यूट्रिशन चुनने का चुनाव, सही डोज, सही क्वांटिटी में, सही समय कौन सा उचित रहेगा। बच्चे आपके हैं तो बच्चों के लिए क्या प्रोडक्ट लेना है, ये सब जानकारी आपको मिलेंगी आपके अपलाइन से। आपके